वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स की सीरीज है, इसमें विश्व की कृषि तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। अगर आप न्यू हैं, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है और साथ में रात को 9 बजे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि यूपीपीएससी आरओ के लिए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सीरीज चल रही है। आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सभी क्लासेस एक साथ पाना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर ढंग से करने के लिए आप नया कोर्स लॉन्च हो चुका है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जो कि एक क्रैश कोर्स है। इसमें आपको सभी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, जो कि यूपीपीसीएस और आरओ दोनों के लिए है। और आपको पता होगा यूपीपीसीएस की पोस्ट भी अब बढ़ गई हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन ये है कि रिकॉर्डेड क्लासेस तो हैं ही हैं, साथ में टेस्ट सीरीज दी गई हैं जो कि आप सॉल्व करके बेहतर ढंग से और परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। तो ये जानकारी हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स को परचेज कर पाएंगे। और कूपन कोड है ज्ञान सर, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1936 में डी विटलसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। तो विश्व में जो कृषि क्षेत्र हैं कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 13, याद रखिएगा। फसल तथा पशुओं का जो साहचर्य है, भू उपयोग की गहनता है, कृषि उत्पाद का संसाधन तथा विपणन है, मशीनीकरण का स्तर है, कृषि संबद्ध भवनों और अन्य संरचनाओं के प्रकार और संयोजन, इनके आधार पर जैसे 5 आधार हैं, ये सारे 5 आधार हैं। इनका प्रयोग करते हुए विटलसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया? तो ये हो जाएंगे 13। पहला है जलवासी पशुचारण, सेकंड है व्यापारिक पशुचारण, थर्ड है स्थानांतरित कृषि, फोर्थ है आदिम स्थानाबद्ध कृषि, फिफ्थ है चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि, सिक्स्थ है चावल विहीन गहन जीविकोपार्जन कृषि, सेवेंथ हो जाएगा वाणिज्यिक रोपण कृषि और एट्थ है भूमध्य सागरीय कृषि, नाइन्थ है वाणिज्यिक अन्य कृषि, टेंथ है वाणिज्यिक पशु और फसल कृषि, 11th है निर्वाहक फसल और पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, 12th है वाणिज्यिक डेयरी और पशुपालन कृषि प्रदेश और 13th है विशिष्ट उद्यान कृषि। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि विटलसी ने विभाजित किया है इन 13 प्रकार से कृषि प्रदेशों को विश्व की। अब और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि शीतोष्ण घास के मैदान को संसार का ब्रेड बास्केट या फिर रोटी का टोकरा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में यरवा माटा नामक पत्तियों को परागवित चाय के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी भाग में यह उसी तरह का प्रचलित पेय पदार्थ है जिस तरह पूर्वी भाग में कॉफी। अमेजन नदी घाटी में मिलने वाले जो वन हैं उनको क्या कहेंगे? सेल्वास। देखिए, हमने जो वन है उनके बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो सेल्वास हो गए, और भी जो घास के मैदान जैसे पंपास है, प्रेरी हैं, कौन से कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनके नाम क्या है, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अमेजन नदी घाटी के पास मिलते हैं, सेल्वास कहते हैं। द्राक्षा कृषि, ये होता विटीकल्चर, शायद आप विटीकल्चर से याद कर पाएंगे। द्राक्षा कृषि दिया होता तो नहीं समझ पाते। तो विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है। निर्वाह अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो सामानों का अत्यल्प आदान प्रदान और बाजार की सिर्फ सीमित आवश्यकता। निर्वाह अर्थव्यवस्था में आता है। वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी? इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा उत्पादन पद्धतियों के निर्माण में प्राथमिक बल के रूप में कार्य करती है। इसके बाद आ जाती है सघन निर्वाह अर्थव्यवस्था। इसमें आत्मनिर्भरता होती है, उच्च उत्पादन और अधिक जनसंख्या घनत्व होता है। फिर है विस्तरण निर्वाह अर्थव्यवस्था, इसमें आत्मनिर्भरता होती है, उत्पादन लेकिन कम होता है और जनसंख्या घनत्व भी कम होता है। सेल्वास घास के मैदान हमने पढ़ा अमेजन नदी घाटी में मिलेंगे। पंपास भी याद कर लीजिए। पंपास मैदान में दक्षिण अमेरिका के खाद्यान्न पेटी के रूप में ये जाने जाते हैं। तो पंपास कहाँ पाए जाएंगे? ये भी दक्षिण अमेरिका में। हमने आपको पंपास दिखाया था, कटिंगा जो प्लेन है वो भी दिखाया था।
इसके साथ साथ आपने देखा था कि ये अमेज़न वाला जो क्षेत्र यहाँ पर सिलवास मिल रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी जब हमने मैपिंग की थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश विशेषकर चीन, जापान, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, इंडोनेशिया, जावा, लुज़ान, मलेशिया, इन सभी देशों में कैसी कृषि की जाती है? तो गहन निर्वाहक कृषि। कौन सी होती है? गहन निर्वाहक कृषि। इसका कारण यहाँ कृषि भूमि पर उच्च जनसंख्या भार का होना कहलाता है। नेक्स्ट है टेरा रोसा। अब ये टेरा रोसा क्या है? ये मृदा ब्राज़ील में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें कहवा अर्थात कॉफ़ी के बागान लगाए जाते हैं। चाय एक मामूली स्फूर्तिदायक, जिसे बोलते हैं माइल्ड स्टिमुलेंट पदार्थ है जो गर्म पानी में पत्तियों के अर्क उतर जाने से स्वादिष्ट पेय बन जाता है। इसमें सामान्य स्फूर्तिदायक होता है जिसे बोलते हैं थीन, ये तत्व मौजूद रहता है। और ताइवान में उलांग किस्म की चाय का उत्पादन किया जाता है। तब से उलांग पूछा जाएगा क्या होता है, तो याद रखिएगा एक तरह की चाय की किस्म है। टेरा रोसा मिट्टी लावा मिट्टी के बाद कहवा कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और यह मिट्टी ब्राज़ील के कहवा के उत्पादन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला आ जाता है धान का देश, थाईलैंड को बोलते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। रबर का देश मलेशिया कहलाता है। और पूर्व का प्रवेश द्वार क्या है? सिंगापुर। एक बार फिर से देख लीजिएगा। धान का देश है थाईलैंड, स्वर्णिम पैगोडा का देश है म्यांमार, रबर का देश है मलेशिया और पूर्व का प्रवेश द्वार है सिंगापुर। अब हमें पढ़ना है विश्व के स्थानांतरणीय कृषि को, ठीक है। मतलब हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करने जा रहे हैं। अलग अलग स्थान पे इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो हम लोग कृषि देखेंगे और उन क्षेत्र को देखेंगे जहाँ पर इनका नाम कुछ अलग है। तो सबसे पहले कृषि है रे। अब ये रे कहाँ पर बोलते हैं? ये बोलते हैं वियतनाम और लाओस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो आप अभी पढ़ रहे हैं। आरओ के एग्जाम में और यूपीपीसीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अक्सर रहती है, मैच करने को आ सकता है। तो वे वियतनाम और लाओस में बोलेंगे, मसोले कांगो में बोलेंगे जो जायरे नदी घाटी का क्षेत्र है, क्योंकि इसको जायरे नदी भी बोलते हैं कांगो को। और कांगो बताइएगा किस रेखा को 2 बार पास करती है। फिर है लोगन। लोगन बोलते हैं पश्चिमी अफ्रीका में, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका देश में कहा जाता है। कोनुको बोलते हैं वेनेजुएला में, चेतेमिनी बोलते हैं युगांडा में। तुंगिया म्यांमार या फिर बर्मा, म्यांमार या फिर बर्मा में कहलाएगा तुंगिया। हुमा बोलते हैं जावा और इंडोनेशिया में, लदांग इंडोनेशिया में। टेवी मालागासी में, फैंग भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में। कोनुल या फिर कोमिले बोलते हैं मैक्सिको में। इचाली बोलते हैं ग्वाडेलूप में, रोका ब्राज़ील, कैंगिन फिलीपींस में, चेना श्रीलंका और तमराई थाईलैंड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रे, मसोले, लोगन, मिल्पा। इसके बाद लदांग, लदांग के बाद कोनुल पूछा जाता है और रोका भी याद कर लीजिएगा और तमराई। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फसलों की बात करेंगे जैसे कि चावल। तो चावल मुख्यतः एशिया के मानसूनी प्रदेशों में बोई जाने वाली एक फसल है। चावल उत्पादक देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण स्थानीय उपभोग के लिए चावल की मांग अधिक है। अतः चावल की बहुत बड़ी मात्रा विदेशी व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ चावल की खेती के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो यांगतीसी कियांग, सिक्यांग और जिचुआन बेसिन है। इंडोनेशिया का जावा द्वीप चावल की खेती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी, भारी वर्षा और नदियों के जल की उपलब्धता के कारण यहाँ पर चावल के उत्पादन को बढ़ाया जाता है। मतलब कि ये कारक है, महत्वपूर्ण कारक है चावल के उत्पादन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस में है। अब चावल उत्पादक क्षेत्र देखिए, पहला तो गंगा डेल्टा है, सेकंड इरावदी डेल्टा है, थर्ड मिनाम डेल्टा, फोर्थ मेकांग डेल्टा। फिफ्थ हो जाएगा वियतनाम, सिक्स ताइवान, सेवेंथ है यांगतीसी कियांग का, एट्थ है दक्षिण कोरिया वाला क्षेत्र, नाइन्थ है जापान, टेंथ है फिलीपींस, 11th है जावा और श्रीलंका। ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं चावल उत्पादक में। अगली फसल गेहूं की है। इसका मूल स्थान दक्षिण तुर्की माना जाता है। गेहूं के पौधों में अनुकूलनशीलता बहुत अधिक होती है, इसलिए यह साइबेरिया से लेकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक उपजाया जा सकता है। ऋतु के अनुसार गेहूं की 2 फसलें होती हैं। तो यहाँ पर शीत ऋतु का गेहूं एक हो जाएगा जो कि ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है वहाँ पर,
और दूसरा हो जाएगा बसंत ऋतु का गेहूं जो शीत ऋतु अत्यधिक कठोर होती है। मतलब एक शीत ऋतु का गेहूं मिलेगा, एक बसंत ऋतु वाला मिलेगा। और शीत ऋतु में आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, और जहाँ पर बसंत ऋतु वाला गेहूं होगा वहाँ पर शीत ऋतु बहुत कठोर होती है। अति आर्द्रता के फलस्वरूप गेहूं में रेड रॉट नामक रोग लग सकता है। तो गेहूं में कौन सी डिजीज होती है? रेड रॉट नामक डिजीज होती है। चीन और भारत के मैदानी भागों में गेहूं का पर्याप्त उत्पादन होता है। यूक्रेन के स्टेपी प्रदेश की चरनोज़म मृदा में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी मैदानों में गेहूं की उपज अच्छी होती है। अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र भी गेहूं का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। यूरोपीय देशों में फ्रांस ही एकमात्र देश है जहां स्थानीय मांग की पूर्ति के साथ साथ गेहूं का निर्यात भी करता है वे। अगली फसल है मक्का। इसका मूल स्थान है दक्षिणी मैक्सिको। यह उपोष्ण कटिबंध का पौधा है और मुख्य रूप से 50 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पादित होता है। विश्व के मक्के का लगभग आधा जो उत्पादन है वो यूएसए में होता है। यह एक उभय लिंगाश्रयी मोनोसियस पौधा है, ठीक है, जिसके प्रोटीन को जेन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चाय टी। यह एक महत्वपूर्ण पेय है जो एक सदाबहार पौधे की कोमल पत्तियों से तैयार की जाती है। इसकी बागानी या रोपण कृषि की जाती है। भारत और श्रीलंका में काली चाय, चीन और जापान में हरी चाय और ताइवान में ओलंग चाय प्रसिद्ध है। भारतीय चाय विश्व में सर्वोत्तम कोटि की होती है। अगली फसल है कहवा, ठीक है, कॉफी। यह भी चाय की भांति रोपण कृषि का उत्पाद होता है, महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। कहवा की 3 मुख्य किस्में हैं, कॉफिया लाइबेरिया हो गया, कॉफिया अरेबिका हो गया और कॉफिया रोबस्टा हो गया। तो लाइबेरिया, अरेबिका और रोबस्टा याद रखना है। ब्राजील में साओ पोलो एक जगह है, इसको विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। कोलंबिया और इंडोनेशिया के जावा द्वीप में कहवा उत्पादन की आदर्श भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। कॉफी दक्षिणी इथियोपियन उच्च भूमि का मूल पौधा है। अल्टावेरा पास, ये उत्तरी ग्वाटेमाला का एक मोका कहवा यमन के लाल सागर के तटीय भाग में उत्पन्न होने वाला उच्च कोटि का कहवा है। तो आपको याद रखना है मोका, ठीक है। और ये अल्टावेरा पास। गन्ना क्या है? तो गन्ना एक फसल है जो कि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसल है, जिसका उद्भव क्षेत्र जो है वो पूर्वी या दक्षिण पूर्वी एशिया माना जाता है। यूरोप के देशों को इसका ज्ञान अरबों ने कराया था। भारत के अलावा ये ब्राजील, क्यूबा, हवाई द्वीप, जावा द्वीप, फिजी, मॉरिशस आदि देशों में भी गन्ना जो है पर्याप्त मात्रा में उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है कपास। तो कपास मालवेसी कुल का सदस्य है। भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। रेशों की लंबाई के आधार पर कपास को अनेक किस्मों में विभाजित करते हैं। सबसे उत्तम कोटि के कपास के रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कपास की यह किस्म संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में पैदा की जाती है। इसे द्वीपीय कपास बोलते हैं। और द्वितीय कोटि के कपास की लंबाई कितनी होती है? 3.75 से 5 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो नील नदी की घाटी और पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए देशों में किया जाता है। इसे मिश्री कपास भी कहते हैं। 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर का जो भी लंबी कपास होती है तो उच्च भूमि में अमेरिका कपास भी कहते हैं इसे। और छोटे रेशे वाली जो कपास है 2.5 से 3 सेंटीमीटर से अधिक जो है इससे भी छोटी होती है, जिसे भारतीय कपास कहते हैं। उत्तम गुणवत्ता के कारण मिस्र की कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो नेचुरल रबर है। यह अमेजन बेसिन में जंगली रूप से उगने वाले हेविया ब्राजीलियंसिस नामक वृक्ष के दूधनुमा द्रव लेटेक्स से बनाया जाता है और यह अत्यधिक उष्णार्द्र दशाओं में उत्पन्न होता है। यद्यपि अमेजन बेसिन इसका मूल स्थान है, परंतु वर्तमान समय में दक्षिण पूर्वी एशिया में इसका अधिकांश उत्पादन होता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम इसके प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं। भारत में यद्यपि भौगोलिक रूप से प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल जलवायु परिस्थितियां नहीं है, तथापि विश्व में चौथा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है भारत, ठीक है। यूएसए राज्य में इसका प्रमुख आयातक देश है, मतलब जो यूएसए है वो इसका प्रमुख आयातक देश है और विश्व में 12 किस्म का रबड़ सबसे उत्तम किस्म का माना जाता है। तो आज ये इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे वो मैंने कवर किया है। होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं या इसकी पीडीएफ परचेज करना, आप पीडीएफ कोर्स भी परचेज कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज और पेड क्विज भी परचेज कर सकते हैं। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।